बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किस मैग्नेटिक फोर्स को कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर के ऊपर। तो जो कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके साथ साथ अगर मैग्नेटिक फोर्स हो तो उन दोनों को जो सम होगा वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगा और दोनों का इफेक्ट एट द मोमेंट एक जगह पे हो सकता है। तो यहां पे हम कोई कंडक्टर कंसीडर करेंगे जो कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। सो फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसीडर करते हैं कि एक लेंथ L है कंडक्टर की, जिसके का एक पोर्शन, एक छोटा सा पैच हम कंसीडर करते हैं dl, और उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी v। तो देखते हैं कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है उस फ्लो की वजह से। सो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको कि इफ dl is an element of the conductor with its sense taken in the direction of current I that it carries। यानी इसका मतलब ये है कि हम किसी कंडक्टर का एक पाथ, एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा उसका पैच कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ dl है और उसके डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है। यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस करंट की डायरेक्शन और इस लेंथ l के डायरेक्शन सेम है। Then dl is parallel to the drift velocity v of the charge carriers in the conductor। जाहिर है कि अगर हम ये कहते हैं कि dl is along the direction of current, इसका मतलब यही बनता है करंट किस वजह से है, वेलोसिटी v की वजह से है। किसकी वेलोसिटी? चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी। तो अगर लेंथ की डायरेक्शन पैरेलल टू है करंट की डायरेक्शन के, तो हम ये कह सकते हैं कि dl इज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, क्योंकि चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या हुई कि डायरेक्शन ऑफ द dl इज पैरेलल टू द वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज कैरियर्स हैविंग द चार्ज q। If there are n charge carriers per unit volume in the conductor, then the force on the element dl is given by dF is equal to na dl qv cross v। मतलब क्या है कि अगर इस एलिमेंट dl के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो, n कोई भी लिमिट हो सकती है, मिलियंस में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर n, कैपिटल N। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पूरे इस वॉल्यूम के अंदर इस एलिमेंट के। देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस एलिमेंट dl विल बी इक्वल टू na। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ charge carriers। A is the area, cross sectional area of this length dl। dl total length है और q क्या है? चार्ज है, v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी A इसमें क्या है? is the area of the conductor and q is the charge per charge carrier and b is the magnetic induction। अब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी v एंड लेंथ dl आर पैरेलल। इफ दे आर पैरेलल देन दिस इक्वेशन 1 कैन बी रीअरेंज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म df is equal to n q v a d
एल क्रॉस बी। यानी हमने चार्ज Q को शुरू में L के साथ लिख दिया और वेलोसिटी को हमने मोड में ले लिया। तो और जो प्रोडक्ट था वो वेलोसिटी और B की का प्रोडक्ट हमने लेंथ और B के साथ कर दिया। क्यों? हम ये कह चुके हैं कि V और dl पैरेलल है, तो इसको V और dl को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। बट हाउएवर दिस क्वांटिटी NQVA is the current. NQVA is just the current for a single piece of the carrier. तो इस क्वांटिटी की जगह NQVA की जगह हम करंट I भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास यूं बन जाएगी DF is equal to I DL क्रॉस B। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया NQVA को करंट I के साथ। तो ये था एक एलिमेंट DL के लिए। एंड फॉर द कंप्लीट सर्किट फॉर द होल कंडक्टर दिस इक्वेशन 3 विल बी इंटीग्रेटेड। इसका इंटीग्रल ले लेंगे हम। तो इंटीग्रल लेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ द फोर्स इसमें खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा F के बराबर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल I DL क्रॉस B। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। और अब हम यहां पे ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें यूनिफॉर्म है। इफ B इज यूनिफॉर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन देन इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटीग्रल। अगर B यूनिफॉर्म है और पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रल से बाहर आ सकती है। अगर B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 जो थी वो क्या बन जाएगी F इज इक्वल टू I इंटीग्रल DL क्रॉस B। इसको हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, या फिर इसको यूं लिख देते हैं F इज इक्वल टू इंटीग्रल I DL क्रॉस B इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा? क्योंकि B यूनिफॉर्म है। अगर B यूनिफॉर्म है तो ये सारे का सारा इंटीग्रल इक्वल टू 0 हो सकता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। यहां पे हम एक और क्वांटिटी डिस्कस करते हैं टॉर्क की। हमने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। F अप्लाइड फोर्स, R क्या मोमेंट आर्म, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे हम टॉर्क जो कि मोमेंट ऑफ द फोर्स है उसको d tau फॉर दिस एलिमेंट ऑफ द लेंथ dl, हम इस टॉर्क को क्या कहेंगे d tau एंड विल बी रिटन एज r क्रॉस df। df इसमें कौन सी है? ये वाली फोर्स है, या इसको हमने इन शॉर्ट क्या लिखा था I dl क्रॉस b। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा I R क्रॉस dl क्रॉस b। ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इनफिनिटेसिमल टॉर्क d tau आ गया I R क्रॉस dl क्रॉस b, इक्वेशन नंबर 6। अब आगे चलते हैं। ये टॉर्क था एक एलिमेंट dl के लिए। अब हम टॉर्क लेते हैं फॉर द कंप्लीट सर्कल। तो अगेन वही टेक्निक यूज करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। हम जब इंटीग्रेट करेंगे देन टॉर्क tau विल बी रिटन एज I इंटीग्रल R क्रॉस dl क्रॉस b, इक्वेशन नंबर 7। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी है dl क्रॉस b, ये क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ L का और मैग्नेटिक इंडक्शन B का। इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करें इन द फॉर्म ऑफ 3 कंपोनेंट्स x, y एंड z, तो आप ये लिख सकते हैं dl क्रॉस b इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर dy bz माइनस dz by प्लस j यूनिट वेक्टर dz bx माइनस dx bz प्लस k यूनिट वेक्टर dx by माइनस dy bx। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। हमने क्या किया, हमने सिंपली इस
ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है DL और B का, इसको हमने ओपन किया इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आई है, इसका अगेन आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें R के साथ, तो हर एक कंपोनेंट अलग अलग हम लिख सकते हैं X, Y एंड Z। सो सबसे पहले हम इस टर्म का R के साथ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और उसका X कंपोनेंट लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, R क्रॉस BL क्रॉस B, इट्स X कंपोनेंट विल बी इक्वल टू y dx dy माइनस y dy dx माइनस z dc dx प्लस z dx dz। इसी तरह इसका y कंपोनेंट आ जाएगा R क्रॉस DL क्रॉस B, इट्स y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू z dy dz माइनस z dz dy माइनस x dx dy प्लस x dy dx। अब इसका z कंपोनेंट R क्रॉस DL क्रॉस B z इज इक्वल टू x dz dx माइनस x dy dx dz माइनस y dy dz प्लस y dz dy। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 9 आ गई इसके तीनों x, y और z कंपोनेंट्स में। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को 7, 8 और 9 को यूटिलाइज करके टार्क के, ये तो टार्क था ना जनरल, इसके x, y और z तीनों कंपोनेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम सिर्फ एक x कंपोनेंट लिखते हैं पहले, tau along x एक्सिस, मतलब टार्क x एक्सिस अलोंग कितना होगा, ये टार्क तीनों डायमेंशन में होगा। x के अलोंग कितना होगा, I इंटीग्रल R क्रॉस DL क्रॉस B, इट्स x कंपोनेंट, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें I इंटू AY BZ माइनस AZ BY। इसी तरह इसके y और z कंपोनेंट आ जाएंगे टार्क के, यानी tau y एंड tau z will be calculated with these expressions and are summarized with the whole expression total torque tau will be equal to I A cross B। A इसमें क्या है, A is the vector, whose components are area enclosed by in x, y and z। A इसमें क्या है, एरिया है, और B मैग्नेटिक इंडक्शन है, I इसमें करंट है। एंड इन दिस इक्वेशन नंबर 11, ये हमारे पास टोटल टॉर्क tau आ गया। इन दिस इक्वेशन नंबर 11, दिस क्वांटिटी IA is called the magnetic dipole moment। इसको स्मॉल m के साथ लिखा जाता है, एंड दिस इज m is equal to IA। इक्वेशन नंबर हमारे पास 12 आ गई। एंड द इंटीग्रल R क्रॉस DL अराउंड अ क्लोज्ड पाथ गिव्स ट्वाइस ऑफ द एरिया। ये भी एक फाइंडिंग है। इस फाइंडिंग को जो हम यूं लिखते हैं, हाफ इंटीग्रल R क्रॉस DL इज इक्वल टू एरिया, यानी टोटल एरिया किसके बराबर है, हाफ ऑफ द R क्रॉस DL इंटीग्रल का। तो इस क्वांटिटी को हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 12 को रीराइट करने के लिए, कि हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक अदर फॉर्म इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि m इज इक्वल टू a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, क्या आ जाएगा, हाफ I इंटीग्रल R क्रॉस DL। यानी जो हमने बात लिखी ना, इंटीग्रल ऑफ R DL अराउंड ए क्लोज्ड पाथ गिव्स ट्वाइस ऑफ द एरिया। तो आप सिंपल इस 2 को उधर ले जाए तो इंटीग्रल R क्रॉस DL इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू इसमें पुट कर दी, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। दिस इज एन अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना था। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि derive magnetic dipole moment in the form of area and current, या ये भी कह सकता है derive magnetic dipole moment in the form of this separation R and length L।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि टॉर्क टॉ फाइंड आउट करें फॉर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर having the force magnetic force F is equal to I dl cross P। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस तरह से जो इस टॉपिक के अंदर बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और आप इसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये dF = I dl क्रॉस B, इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं एक एमसीक्यू के अंदर कि द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय I dl क्रॉस B कह दिया जाए, I यहाँ पे dl की जगह dr लिख दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ यहाँ से एमसीक्यू मुख्तलिफ फॉर्म्स के बन सकते हैं। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपसे, आपने पूछना हो मुझसे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसमें भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।